नमस्कार दोस्तों, मैं बद्री जाट जय हिंद क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम राजस्थान के एकीकरण की बात कर रहे थे और राजस्थान के एकीकरण में हमने देखा था पिछले वीडियो में कि 5 जुलाई 1947 को एक रियासती विभाग का गठन किया जाता है। उस रियासती विभाग का सचिव वीपी मेनन होता है तथा अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाता है। वही रियासती विभाग राजस्थान में एकीकरण का कार्य करता है। उस समय राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। तथा हमने ये भी देखा था पिछले वीडियो में कि संपूर्ण राजस्थान उस समय बी श्रेणी में आता था और सी श्रेणी में अजमेर मेरवाड़ा जो कि केंद्र शासित प्रदेश थे उनको सी श्रेणी में रखा जाता था। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में राजस्थान के एकीकरण के जो मुख्य अन्य महत्वपूर्ण तथ्य थे वो तथा एकीकरण के प्रमुख चरणों को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखा था। अब हम इस वीडियो में उसी एकीकरण को वापस थोड़ा विस्तार से और अलग अलग एक एक चरण को लेके हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम बात करते हैं प्रथम चरण। तो राजस्थान एकीकरण का जो प्रथम चरण हुआ था, मैंने आपको एकीकरण की तारीखें याद करवाने के लिए, अगर आपको याद आ रहा हो तो, एक मोबाइल नंबर के लिए बोला था कि 18, 25, 18, 30, 15, 26 है। तो प्रथम चरण की तारीख क्या है? 18 मार्च 1949। दोस्तों, मैंने आपको ये बताया था कि एक तो तारीखों के बारे में बताया था 18, 25, 18, 30, 15, 26 है। एक महीनों के बारे में बताया था मामा अम्मा मंजन करो, और एक मैंने वर्ष के बारे में बताया था कि 3 को आपको 49 पे रखना है, 2 को 49 पे रखना है और 2 को 49 पे रखना है, 1 को 50 पे रखना है और 1 को 56 पे रखना है। देखो, जो ये प्रथम चरण है इसकी तारीख 17 मार्च भी मिलती है और 18 मार्च भी मिलती है, लेकिन वास्तव में सही तारीख 18 मार्च 1948 है। 17 मार्च क्यों मिलती है, इसके पीछे एक कारण है। उसके पीछे कारण ये है कि जो अपना प्रथम चरण था, राजस्थान का एकीकरण का कार्य शुरू हो रहा है और उस प्रथम चरण का कार्य भरतपुर के जो लोहागढ़ दुर्ग है उसके कचहरी कलाम में चल रहा था। लेकिन जो भरतपुर महाराजा होते हैं देसराज सिंह, वो इसका विरोध करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये जो आप समिति बना रहे हो ये क्या है, जाट विरोधी है। तो 17 तारीख को जो मीटिंग हो रही थी वो कैंसिल होगी। उसके बाद में वापस अगले दिन 18 मार्च को एक जाट प्रतिनिधि मंडल को अंदर शामिल किया गया और उसके बाद में फिर ये वापस एकीकरण का कार्य शुरू होता है। तो प्रथम चरण कब हुआ? 18 मार्च 1949 को, और इसका नाम रखा गया मत्स्य संघ। नाम क्या रखा गया इसका? मत्स्य संघ। देखो, मत्स्य संघ नाम रखा गया और इस नाम का सुझाव दिया था के.एम. मुंशी। सुझाव किसने दिया? सुझाव दिया के.एम. मुंशी। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने इसको मत्स्य संघ नाम रखने का सुझाव दिया था, क्योंकि जो पहले जनपद चलते थे उसमें ये क्षेत्र मत्स्य जनपद के अंतर्गत आता था। जैसे कि हमने मेवाड़ के इतिहास में बात करी थी कि सीरी जनपद में अपना मेवाड़ आता था, उसी प्रकार ये क्षेत्र मत्स्य जनपद में आता था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? मत्स्य संघ रखा गया। अब अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन सी रियासतें जोड़ी गई, तो इसमें रियासतों की अगर हम बात करें तो रियासतें 4 रियासतें जोड़ी गई थी, ए बी सी डी। ए का मतलब है अलवर, ए से हम मतलब लेते हैं अलवर, बी से हम लेते हैं भरतपुर, सी का हम अर्थ लेंगे करौली और डी से हम अर्थ लेंगे धौलपुर। तो ये 4 रियासतों को मिला करके क्या बनाया गया? एक मत्स्य संघ बनाया गया। इस जो मत्स्य संघ बनाया गया था इसकी राजधानी रखी गई थी अलवर। राजधानी कहां रखी गई? राजधानी अलवर रखी गई। तो आपने कई बार एक प्रश्न बनता है कि मत्स्य संघ की राजधानी कहां है, तो मत्स्य संघ की राजधानी कहां थी? अलवर थी। उसके बाद में अगर हम बात करें कि इसमें क्या बनाए गए थे एक और उद्घाटनकर्ता, तो उद्घाटनकर्ता की मैंने आपको पिछले वीडियो में एक ट्रिक बताई थी, गोडगिल चाचा पटेल। क्या थी? गोडगिल चाचा पटेल। तो प्रथम चरण के उद्घाटनकर्ता कौन थे? एनवी गोडगिल उद्घाटनकर्ता। इसके बाद में हमने बात करी थी राजप्रमुख। प्रथम चरण मत्स्य संघ के राजप्रमुख कौन थे? अपने ऐसा प्रश्न बनता है तो राजप्रमुख की भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि उदय हुआ भीम तो भोपाल मान गए। तो उदय हुआ भीम तो प्रथम चरण के राजप्रमुख थे धौलपुर नरेश उदयभान सिंह। कौन थे? उदयभान सिंह को क्या बनाया गया? राजप्रमुख बनाया गया। इसके बाद में पीएम प्रधानमंत्री या फिर इसी का नाम मिलता है सीएम। तो पीएम या सीएम बनाया गया था किसको?
तो शोभा गोकुल की पीएम और सीएम की मैंने आपको ट्रिक बताई थी। शोभा गोकुल की मणि व हीरा है, तो शोभालाल कुमावत को क्या बनाया गया, पीएम और सीएम बनाया गया, शोभालाल कुमावत को, कुमावत। ठीक है दोस्तों, और ये सारी जो इनकी मीटिंग चल रही थी वो कहाँ चल रही थी, भरतपुर के कचहरी कलाम में चल रही थी, लोहागढ़ दुर्ग के कचहरी कलाम में चल रही थी। तो देखो अपना जो एकीकरण था वो 7 चरणों में हुआ। एकीकरण का प्रथम चरण की दिनांक 17 और 18 मार्च 1949 है, मेन 18 मार्च 1949 है। इसका नाम मध्य संघ के मुंशी के सुझाव पे रखा गया। के मुंशी की पूर्ण फॉर्म कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। रियासतें इसमें मिलाई गई थी ABCD, मतलब ऐसे क्या है अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से क्या है धौलपुर। इन 4 रियासतों को मिलाकर मध्य संघ बनाया गया और मध्य संघ की राजधानी रखी गई थी अलवर। और दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में यह भी बताया था कि राजस्थान के एकीकरण के जो डॉक्यूमेंट थे उनपे सबसे पहले हस्ताक्षर अलवर के शासक तेज सिंह ने किए थे। उसके बाद में हमने बात करी उद्घाटनकर्ता की, तो प्रथम चरण के उद्घाटनकर्ता NV गोडगिल थे और उसके राज प्रमुख कौन थे, उदयभान सिंह थे, और पीएम और सीएम कौन थे, शोभालाल कुमावत थे। तो इस प्रकार से ये क्या बनके तैयार हो गया, एक मत्स्य संघ बन गया। अब ये मत्स्य संघ बिल्कुल अलग ही रहेगा। इसके बाद में दूसरे चरण की अगर हम बात करें, दूसरा चरण, तो राजस्थान के एकीकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरा चरण शुरू होता है जब वापस तारीखों का, जब 18 तो तारीख क्या है 25 माह से क्या है मार्च, और 3 को में किसमें रखना है 48 में रखना है, तो 18 मार्च 1949। देखो अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से पढ़ना है ना तो आप हमारे पिछले वीडियो को देखना, उसमें मैंने ये सारी चीजें बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बता रखी है। तो दूसरे चरण का नाम दिनांक क्या है 25 मार्च 1949, और दूसरे चरण का नाम क्या है, तो नाम के बारे में भी मैंने आपको बताया था, MP से बस राजस्थान आई, तो दूसरे चरण का P से क्या है पूर्वी राजस्थान। दूसरे चरण का नाम क्या है पूर्वी राजस्थान। अब अगर हम इसमें बात करें कि कौन कौन सी रियासतें मिलाई गई थी, रियासतों की अगर बात करें तो रियासतें थी, मैंने आपको रियासतों का एक सूत्र बताया था कि बाबू झाड़ू तीको प्रसाटो। ये क्योंकि देखो सर्वाधिक रियासतों का विलय हुआ था दूसरे चरण में, तो इसलिए हम इन रियासतों के नाम भी एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। वहां से आएगा आपकी क्या बांसवाड़ा, एक रियासत, तो इसमें कौन सी मिलाई गई थी दूसरे चरण में बांसवाड़ा के साथ में जो ठिकाना था अपने कौन सा कुशलगढ़, वो कुशलगढ़ भी इसके साथ ही हो जाएगा। बांसवाड़ा, बू से क्या आएगा बूंदी, जा से आएगा झालावाड़, बू से आएगा डूंगरपुर, की से किशनगढ़, को से कोटा, प्र से प्रतापगढ़, सा से शाहपुरा, राजस्थान की सबसे छोटी रियासत, पिछले वीडियो में बात करी थी हमने शाहपुरा, और टोंक से आएगा टोंक, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है टोंक। तो इन रियासतों का विलय दूसरे चरण में किया गया। और अगर हम इसकी बात करें राजधानी की भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, तो दो पे नाम किसका है को से क्या है कोटा। तो जो अपना पूर्वी राजस्थान था इसकी राजधानी किससे बनाएगी, कोटा को बनाएगी। इसके बाद में अगर हम बात करें उद्घाटनकर्ता, तो इसके उद्घाटनकर्ता थे NV गोडगिल। इसके भी उद्घाटनकर्ता कौन है NV गोडगिल ने दूसरे चरण का उद्घाटन किया था, और पहले का भी NV गोडगिल ने किया था। इसके बाद में अगर हम बात करें राजप्रमुख, अगर हम राजप्रमुख की बात करें तो राजप्रमुख की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्या ट्रिक है, उदय हुआ भीम, तो भोपाल मान गए, तो उदय हुआ भीम, तो किसको बनाया गया राजप्रमुख, कोटा मारा भीम सिंह को, भीम सिंह जी, कोटा मारा भीम सिंह को क्या बनाया गया राजप्रमुख। अगर हम इसमें बात करें प्रधानमंत्री पीएम या फिर सीएम, पीएम या सीएम की बात करें तो शोभा गोकुल की मतलब गोकुललाल असावा,
गोकुल लाल असावा को क्या बनाया गया, इसमें प्रधानमंत्री बनाया गया। तो देखो दोस्तों, ये हमारा महत्वपूर्ण राजस्थान एकीकरण का दूसरा चरण है। जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इनसे जो प्रश्न बनते हैं, वो एक तो प्रश्न ये बनता है कि दूसरे चरण की तारीख क्या है, तो 25 मार्च 1949। दूसरा चरण कब अस्तित्व में, दूसरे चरण का नाम क्या है, तो पूर्वी राजस्थान। दूसरे चरण में कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई, तो उसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना है कि बाबू जाड़ू किको प्रसाटो। बा से क्या है, बांसवाड़ा। बू से क्या है, बूंदी। जा से झालावाड़। रू से डूंगरपुर डूंगरपुर। की से किशनगढ़। को से कोटा। प्र से प्रतापगढ़। शा से शाहपुरा। टो से टोंक। तो इन सभी रियासतों का एकीकरण दूसरे चरण में हुआ। फिर दूसरे चरण की राजधानी कहां थी, कोटा। उद्घाटनकर्ता कौन थे, एनवी गोडगिल। राज प्रमुख कौन थे, भीम सिंह। कोटा महाराव भीम सिंह। पीएम और अगर हम सीएम की बात करें तो दूसरे चरण में गोकुललाल असावा थे। अब आगे हम बात करते हैं अपने तीसरा चरण। तीसरा चरण दोस्तों, हम तीसरे चरण की बात करें, दिनांक की वापस वही मैंने आपको सूत्र बताया था, 18, 25, 18, 30, 15, 26 है। 18, 25, 18 तो क्या आएगा, 18 मामा अम्मा। अ से क्या आएगा, अप्रैल। और 3 क्या है, 48 तो 1948। तीसरे चरण की दिनांक क्या है, 18 अप्रैल 1948। अगर हम तीसरे चरण का नाम की बात करें कि इसका नाम क्या रखा गया, तो एमपी से बस राजस्थान आई। एमपी से क्या आएगा, संयुक्त राजस्थान। तीसरे चरण का नाम क्या है, संयुक्त राजस्थान। अब देखो इसमें कौन कौन सी रियासतें मिलाएगी। अगर हम इस चरण में रियासतों की बात करें, रियासतें कौन कौन सी मिलाएगी, तो अभी मध्य संघ अलग पड़ा है। दूसरे चरण में हमने क्या बनाया, पूर्वी राजस्थान। तो इसमें एक तो पूर्वी राजस्थान की जो भी रियासतें हैं, उन पूर्वी राजस्थान की रियासतों के अंतर्गत उदयपुर को मिलाया गया। केवल किसको मिलाया गया, उदयपुर को। उदयपुर नया मिला है, तो उदयपुर महाराणा ने शर्त रखी थी कि जो राज प्रमुख का पद है वो भी उनके पास आना चाहिए। महत्वपूर्ण पद सारे किसको दिए गए, उदयपुर को दिए गए। तो राजधानी किसे बनाएगी, उदयपुर को। राजधानी किसे बनाई, उदयपुर। उसके बाद में अगर हम बात करें राज प्रमुख, तो राज प्रमुख बनाए गए उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह। महाराणा भूपाल सिंह। देखो लेकिन यहाँ पे एक चीज होगी, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में हमने देखा था कि राज प्रमुख बनाया गया था कोठा महाराव भीम सिंह जी को। तो अब भीम सिंह जी को राज प्रमुख पद से ऐसे तो नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल हट जाओ। तो उनको ये कहा कि आपको हमें ना उपराज प्रमुख बनाते हैं। क्या बना दिया, तो उनको उपराज प्रमुख बना दिया गया, एक नया पद और कर दिया। और क्या बनाया उनको, उपराज प्रमुख। तो उपराज प्रमुख का प्रथम बार पद किसमें आता है, ये तीसरे चरण में। और एकमात्र यही उपराज प्रमुख बनेंगे, कौन है, कोटा महाराव भीम सिंह। कोटा महाराव भीम सिंह। कोटा महाराव भीम सिंह को क्या बनाया गया, उपराज प्रमुख बनाया गया। और फिर हम इसमें बात करें पीएम या फिर सीएम, उसको हम, क्योंकि अभी आपको फिक्स नाम नहीं है, प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं और मुख्यमंत्री भी आपको नाम मिलता है। तो पीएम और सीएम की मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, शोभा, गोकुल की मणि व हीरा है। शोभा, गोकुल और मणि। मणि से क्या आएगा, माणिक्यलाल वर्मा। आपको पता होगा माणिक्यलाल वर्मा जो कि अपने मेवाड़ के थे, माणिक्यलाल वर्मा। और माणिक्यलाल वर्मा का जो अपने मेवाड़ प्रजामंडल है उसमें एक लोकगीत चलता है, ठीक है, पंचीरा गीत चलता है, माणिक्यलाल वर्मा। तो माणिक्यलाल वर्मा को क्या बनाया गया, यहाँ पे प्रधानमंत्री बनाया गया। तो देखो दोस्तों, ये हमारे जो राजस्थान एकीकरण का तीसरा चरण है। तो तीसरे चरण की दिनांक क्या है, 18 अप्रैल 1949। अगर उसके नाम की बात करें तो नाम क्या है उसका, संयुक्त राजस्थान। उसमें रियासतें, पूर्वी राजस्थान की जो भी रियासतें उनके साथ में उदयपुर को जोड़ा गया। और उदयपुर को जोड़ा गया, इसलिए उदयपुर को क्या बनाया गया, राजधानी बनाया गया। इसके बाद आगे अगर हम बात करें राज प्रमुख की, तो राज प्रमुख किसे बनाया गया, महाराणा भूपाल सिंह को। उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह जी को क्या बनाया गया, इसमें राज प्रमुख बनाया गया। इसके बाद उपराज प्रमुख प्रथम बार पद आया, वो किसको बनाया गया, कोठा महाराव भीम सिंह जी को, जो कि दूसरे चरण में क्या थे, राज प्रमुख थे। और पीएम और सीएम की बात करें तो कौन है, माणिक्यलाल वर्मा। तो इस प्रकार से अपना तीसरा चरण क्या होता है, पूरा होता है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो अगला अपना चरण आएगा चौथा चरण। चौथा चरण, देखो चौथे चरण की डेट की वापिस हुई 18, 25, 18, 30। तो क्या आएगा, 30। डेट क्या है, 30। मामा अम्मा, माँ से क्या आएगा, 30 मार्च।
और डेट क्या आएगी, चौथा आ गया, इसका मतलब क्या है 49, 1949, मतलब चौथे चरण की डेट क्या है 30 मार्च 1949। अब हम और अगर बात करें इसके नाम की, चौथे चरण का नाम क्या रखा गया, तो एमपी से बस, ब से क्या आएगा, ब से हमने लिया था बृहत राजस्थान। चौथे चरण का नाम क्या रखा गया, बृहत राजस्थान, बृहत राजस्थान चौथे चरण का नाम रखा गया। अगर हम इसमें रियासतों की बात करें, किसकी बात करें, रियासतों, रियासतें, तो इसमें रियासतों में अगर हम बात करें तो एक तो वही जो सभी रियासतें जो संयुक्त राजस्थान में थी, उन रियासतों के अंतर्गत जोड़े गए अपने राजस्थान की महत्वपूर्ण 4 बड़ी रियासतों को, और वो रियासतें थी जे बी, मतलब जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। जे बी का अर्थ क्या है, जयपुर, और क्या आएगा, जोधपुर, जैसलमेर, और एक क्या आएगा, बीकानेर। तो ये राजस्थान की 4 बड़ी रियासतों को इस चरण में जोड़ा गया, और राजधानी किसको बनाया गया, जयपुर को बनाया गया। देखो यहाँ पे देखो, राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें तथा लगभग संयुक्त राजस्थान में लगभग राजस्थान आ चुका था, उसके बाद में जो 4 बड़ी रियासतें बाकी थी वो भी इसमें आ चुकी है। तो इस प्रकार से सिरोही के क्षेत्र को छोड़ के और अजमेर मेरवाड़ा को छोड़ के लगभग राजस्थान का एकीकरण चौथे चरण में हो जाता है। इसीलिए इसी दिन से 30 मार्च से हम राजस्थान दिवस मनाना शुरू हो गए कि लगभग यहाँ राजस्थान बन चुका है, इसीलिए प्रतिवर्ष 30 मार्च को क्या मनाया जाता है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अब देखो यहाँ पे राजधानी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक समिति आएगी, और उस समिति का नाम है सत्यनारायण राव समिति। कौन सी समिति आएगी, सत्यनारायण राव समिति। तो नोट करके एक बात बहुत बड़े अच्छे तरीके से हमें याद रखनी है, क्योंकि एकीकरण से संबंधित बहुत से समितियों के बारे में भी हमसे प्रश्न पूछा जाता है। तो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, किसके, सत्यनारायण राव समिति, राव समिति की सिफारिश पर, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजधानी बनाएगी। राजधानी कहां पर बनाएगी, जयपुर, जो कि फिर अभी तक अपनी राजधानी है। राजधानी बनाएगी जयपुर। शिक्षा विभाग बनाया गया, शिक्षा विभाग कहां है अभी, शिक्षा विभाग बीकानेर, शिक्षा विभाग बीकानेर। खान एवं कस्टम विभाग, खनिज एवं कस्टम विभाग, खान एवं खनिज विभाग, खान एवं खनिज विभाग ये बनाया गया था अपने उदयपुर, पहाड़ी इलाका है, खनिज ज्यादा ही मिलते हैं इस कारण उदयपुर। अगर हम और आगे बात करें, कृषि विभाग बनाया गया था भरतपुर। कृषि विभाग कहां बनाया गया, भरतपुर। अगर हम वन विभाग की बात करें, वन विभाग बनाया गया कोटा। तो ये सारे जो विभागों का वर्गीकरण किया गया, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय बनाया गया जोधपुर, हाई कोर्ट जोधपुर बनाएगी। तो ये सारे जो बनाए गए ना, वो किसकी सिफारिश पे बनाए गए, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। और कौन से चरण में बनाए गए, चौथे चरण में बनाए गए। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको ये बताया कि सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर चौथे चरण में राजधानी बनाएगी जयपुर को, शिक्षा विभाग बनाया गया बीकानेर, खनिज एवं कस्टम विभाग बनाया गया उदयपुर, कृषि विभाग बनाया गया भरतपुर, वन विभाग बनाया गया कोटा, और उच्च न्यायालय अपना बनाया गया जोधपुर। तो इस प्रकार से ये सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पे बनाए गए। इसके बाद में अगर हम चौथे चरण में बात करें किसकी, राज प्रमुख और प्रधानमंत्री की। देखो अगर हम राज प्रमुख की बात करें चौथे चरण में, राज प्रमुख, तो राज प्रमुख किसे बनाया गया चौथे चरण, आ जाओ वापस अपनी ट्रिक पे। उदय हुआ भीम तो भोपाल मान गए, उदय हुआ भीम तो भोपाल मान गए। मान से क्या आएगा, मान सिंह, तो जयपुर महाराजा मान सिंह को, महाराजा मान सिंह। तो जयपुर महाराजा मान सिंह जी को यहाँ पे क्या बनाया गया, राज प्रमुख बनाया गया। लेकिन दोस्तों हमने तीसरे चरण में बात करी थी कि तीसरे चरण में राज प्रमुख कौन होते हैं, महाराणा भूपाल सिंह। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया कि महाराणा भूपाल सिंह जी को ये कहा गया कि अब आप है ना उपराज प्रमुख बनिए, और हम राज प्रमुख किसको बना रहे हैं, महाराजा मान सिंह जी को। तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, मैं रहूंगा तो राज प्रमुख रहूंगा, इससे मैं नीचे का पद नहीं लूंगा। तो उनके लिए उन्होंने एक नया पद बना दिया, और वो पद बनाया महाराज प्रमुख का। केवल इनको ऐसे सिग्नेचर करवाने थे बस खुश रखने के लिए, महाराज प्रमुख।
और पद किसका बना दिया, महाराज प्रमुख का। तो फिर महाराज प्रमुख चौथे चरण में किसको बनाया गया, उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह जी को। भूपाल सिंह को क्या बनाया गया, महाराणा भूपाल सिंह जी को क्या बनाया गया, महाराज प्रमुख। और अगर हम इसमें उद्घाटनकर्ता की बात करें, उद्घाटनकर्ता, अगर हम इसमें उद्घाटनकर्ता की बात करें तो सरदार पटेल। कौन थे उद्घाटनकर्ता, सरदार पटेल इसके उद्घाटनकर्ता थे। क्योंकि उद्घाटनकर्ता की हमने ये बात करी थी कि उद्घाटनकर्ता गोडगिल चाचा पटेल, मतलब पहले चरण के उद्घाटनकर्ता एनपी गोडगिल, दूसरे चरण के भी एनपी गोडगिल, तीसरे चरण के जवाहरलाल नेहरू और चौथे चरण के उद्घाटनकर्ता कौन थे, सरदार पटेल। इसके बाद में अगर हम बात करें पीएम एंड सीएम की, पीएम या सीएम की, तो शोभा गोकुल की मणि व हीरा है, तो कौन आएगा, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। अब देखो यहाँ पे लगभग राजस्थान का क्या हो चुका है, एकीकरण हो चुका है। तो इस कारण से इन सबको क्या कर दिया, आजीवन बना दिया। आजीवन मतलब ये जब तक रहेंगे तब तक ये पद पर रहेंगे, या फिर जब तक ये एकीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक अब यही रहेंगे। आगे के चरणों में अब ये चेंज नहीं होते हैं। आगे के चरणों में अब आपको राज प्रमुख, महाराज प्रमुख, उद्घाटनकर्ता, पीएम, सीएम इनके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये अपना महत्वपूर्ण चरण कौन सा था, चौथा चरण, जो कि उसी चरण में क्या मनाया जाता है, अपना राजस्थान दिवस। तो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पे अपनी जो राजधानी, खान एवं कस्टम विभाग, शिक्षा विभाग, उच्च न्यायालय आदि जो विभागों का बंटवारा किया गया। और हमने ये बात की कि राज प्रमुख किसे बनाया गया, महाराजा मान सिंह को, महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह जी को, उद्घाटनकर्ता सरदार पटेल, पीएम और सीएम हीरालाल शास्त्री, और ये सारे क्या थे, आजीवन थे। तो ये हमारा कौन सा चरण था, चौथा चरण। अब अगर हम बात करें पांचवें चरण की, पांचवा चरण, देखो अगर हम पांचवें चरण की डेट की बात करें तो दिनांक क्या है, 18, 25, 18, 30, 15, तारीख क्या आएगी, 15। अगर हम महीने की बात करें, मामा, अम्मा, मंजर, वहां से क्या आएगा, मई, 30 मई, और 2 क्या है, 3 क्या है, 48, 2 क्या है, 49, तो 15 मई 1949। पांचवें चरण की डेट क्या है, 15 मई 1949। अब हम इसके नाम की बात करें, नाम क्या रखा गया, तो इसका नाम रखा गया, देखो एमपी से बस राजस्थान आई, एमपी से बस राजस्थान आई, बस से क्या आएगा, संयुक्त बृहत राजस्थान। क्योंकि एक तो इसमें संयुक्त राजस्थान जो अपने किसका नाम था, संयुक्त राजस्थान नाम था तीसरे चरण का, चौथे चरण का नाम था बृहत राजस्थान, और पांचवें चरण का नाम आएगा आपके संयुक्त बृहत राजस्थान, संयुक्त बृहत राजस्थान। क्या नाम रखा गया इसका, संयुक्त बृहत राजस्थान। किसका नाम रखा गया आपके, पांचवें चरण का। अगर हम इसमें रियासतों की बात करें, रियासतें कौन कौन सी मिलाएगी, तो रियासतें में आएगा इसमें एक तो बृहत राजस्थान, मतलब जो चौथा चरण था वो चौथा चरण, प्लस इसमें मत्स्य संघ को मिलाया गया। किसको मिलाया गया, मत्स्य संघ, जो कि अपना प्रथम चरण था। और वो मत्स्य संघ था, उसको किसमें मिला दिया गया, जो अपना बृहत राजस्थान था उसमें मिला के संयुक्त बृहत राजस्थान का निर्माण कर दिया गया। देखो कई बार ये प्रश्न बनता है कि किसको मिलाने पर संयुक्त बृहत राजस्थान का निर्माण हुआ, तो बृहत राजस्थान में मत्स्य संघ के मिलाने पे। और ये मत्स्य संघ का जो विलय किया गया वो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पे किया गया। तो ये बात हमें बड़े अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है, कि सत्यनारायण शंकरराव देव समिति, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश में तो विभागों को बंटवारा किया गया था। नोट, शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर, शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का विलय किया गया, मत्स्य संघ का विलय किया गया, संघ का विलय किया गया, विलय किया गया। और अगर हम एक बात और इसमें बात करें ना, तो हमने जो पिछले वीडियो में बात करी थी कि ए, बी और सी श्रेणी में सबको बांट रखा था, तो अपने राजस्थान में बी और सी श्रेणी के थे ना राज्य, वो ए, बी, सी श्रेणी का भेदभाव इस चरण में समाप्त कर दिया गया। तो ये हमारा महत्वपूर्ण चरण कौन सा था, पांचवा चरण। पांचवा चरण कब हुआ, तो 15 मई 1949 को। नाम क्या रखा गया, संयुक्त बृहत राजस्थान। रियासतें इसमें बृहत राजस्थान के अंतर्गत मत्स्य संघ को मिलाया गया, और ये शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का विलय बृहत राजस्थान के अंतर्गत किया गया। तो ये हमारा कौन सा चरण हुआ, पांचवा चरण पूरा होता है। इसके बाद में आगे अगर हम बात करें तो हमारा चरण आएगा छठा चरण।
छठा चरण। अगर हम छठे चरण की दिनांक की बात करें तो दिनांक में 18, 25, 18, 30, 15, 26 है। 30, 15, 26, 1। तो छठा चरण क्या आएगा? 26। मामा अम्मा मंजन, मामा अम्मा मंजन करो, जगह से क्या आएगा? 26 जनवरी। 26 जनवरी और एक को हमने किसमें लिया था? 50। 26 जनवरी 1950 को कौन सा चरण हुआ अपना? छठा चरण। अगर हम छठे चरण की नाम की बात करें तो नाम क्या रखा गया छठे चरण का? छठे चरण का नाम था अपने राजस्थान संघ। क्या नाम रखा गया? राजस्थान संघ नाम रखा गया, राजस्थान संघ। अगर हम इसमें बात करें रियासतें की, किस किस रियासतों को लाया गया? क्योंकि देखो प्रधानमंत्री, राज प्रमुख, ये सारे सिर्फ चौथे चरण तक ही है, ठीक है, और अभी वो राजधानी वगैरह सब वही है। रियासतें, अगर हम रियासतों की बात करें ना तो इसमें जो अपने संयुक्त बृहत राजस्थान था, क्या था? संयुक्त बृहत राजस्थान। इस संयुक्त बृहत राजस्थान में सिरोही को मिलाया गया। किसको मिलाया गया? सिरोही को। और सिरोही भी इसमें पूरी नहीं आती है, आबू देलवाड़ा को छोड़कर। सिरोही की आबू तहसील व देलवाड़ा तहसील, आबू देलवाड़ा को छोड़कर आबू देलवाड़ा को छोड़कर जो सिरोही का अन्य भाग था, बाकी की सिरोही को इसमें सम्मिलित कर लिया गया और इस प्रकार से छठे चरण का क्या हो गया? ये निर्माण हो गया। तो दोस्तों ये हमने देखा कौन सा अपना छठा चरण। देखो अपने प्रश्न ये बनता है कि सिरोही का किस चरण में विलय किया गया? तो सिरोही का छठे चरण में विलय किया गया। एक सिरोही के बारे में ऐसा भी अपने प्रश्न बनता है कि सिरोही का विलय 2 चरणों में हुआ, क्योंकि एक तो सिरोही छठे चरण में होगी और एक आबू देलवाड़ा जो अपने 7वें चरण में होगी अभी आगे, ठीक है। तो छठे चरण की दिनांक क्या? 26 जनवरी 1950। इसका नाम क्या रखा गया? राजस्थान संघ। रियासतें संयुक्त बृहत राजस्थान में किसको मिलाया गया? सिरोही को मिलाया गया। और अब हम देखते हैं राजस्थान एकीकरण का अंतिम चरण, और अपने वो अंतिम चरण है कौन सा? 7वां चरण। 7वां चरण। 7वां चरण तारीख मिलेगी आपको 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 7वें चरण की दिनांक। इसका नाम क्या नाम हो गया? राजस्थान, जो कि हम वर्तमान में बोलते हैं, यही राजस्थान, ठीक है। अब अगर हम इसमें बात करें रियासतें की, तो रियासतें की अगर बात करें तो एक वही राजस्थान संघ, राजस्थान संघ प्लस जो अपने सिरोही के क्षेत्र बचे हुए थे, आबू देलवाड़ा, ठीक है, आबू देलवाड़ा प्लस इसमें अजमेर मेरवाड़ा, जो एक केंद्र शासित प्रदेश था ना अपना अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश का विलय भी इसमें क्या कर लिया गया। और अजमेर मेरवाड़ा का जो विलय किया गया वो फैजल अली समिति की सिफारिश पे किया गया। आगे हम अभी ये बात बहुत अच्छे तरीके से नोट करके लिखेंगे, ठीक है। एक जो एमपी का सुनेल टप्पा क्षेत्र राजस्थान में मिलाया गया, एमपी का सुनेल टप्पा क्षेत्र राजस्थान में मिलाया गया। सुनेल टप्पा क्षेत्र राजस्थान में मिलाया गया, क्षेत्र राजस्थान में मिलाया गया, राजस्थान में मिलाया गया। देखो जो एमपी का सुनेल टप्पा क्षेत्र है ना, ये तो राजस्थान में मिलाया गया, तथा झालावाड़ का सिरोज क्षेत्र एमपी में मिलाया गया। जो झालावाड़ में अपने राजस्थान का थोड़ा सिरोज का जो क्षेत्र था उसको कहां पे मिलाया गया? एमपी में मिलाया गया। तथा झालावाड़ का सिरोज क्षेत्र एमपी में मिलाया गया। तो झालावाड़ का सिरोज क्षेत्र किसमें मिला दिया गया? एमपी में मिला दिया गया। एक बात हमें यहां बहुत अच्छे तरीके से नोट करके लिखनी है कि नोट अजमेर मेरवाड़ा का विलय, अजमेर मेरवाड़ा का विलय फैजल अली समिति की सिफारिश पे किया गया। फैजल अली समिति की सिफारिश पे किया गया, समिति की सिफारिश पे किया गया, सिफारिश पर किया गया। तो दोस्तों देखो हमने ये बात करी अपने 7वें चरण की। 7वें चरण के बारे में हमने ये बात करी कि 7वां चरण कब पूरा होता है? 1 नवंबर 1956 को 7वां चरण हुआ था। इसका नाम अपने जो वर्तमान राजस्थान नाम है वो नाम आ गया इसमें। रियासत इसमें राजस्थान संघ प्लस उसमें आबू देलवाड़ा तहसील जो सिरोही की बची हुई थी।
एक अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश सी श्रेणी का था, एक एमपी का सुमेर टप्पा अपने राजस्थान में मिलाया गया, तथा जो झालावाड़ का अपना राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र था उसको एमपी में मिलाया गया। और ये जो अजमेर मेरवाड़ा का विलय किया गया वो फैजल अली, डॉक्टर फैजल अली समिति की सिफारिश पे मिलाया गया। तो इस प्रकार से राजस्थान के एकीकरण में 18 मार्च 1949 से लेके एकीकरण में लगा कुल समय, एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। 14 दिन का समय लगा। तो दोस्तों एकीकरण में कुल कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। और एक अगर हम बात करें कि जो अपने बांसवाड़ा के महारावल थे चंद्रवीर सिंह, क्या नाम था उनका? चंद्रवीर सिंह। उन्होंने एकीकरण पर हस्ताक्षर करते समय यह कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो ये कोटेशन भी उनकी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है जो हमें याद रखनी है। तो दोस्तों हम बात करते हैं बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह ने एकीकरण पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, एकीकरण पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, क्या कहा था उन्होंने? मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो ये बात बहुत सी बार पूछी जाती है, कर रहा हूं। तो ये बात किसने कही? ये बात कही थी इसने बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह ने कही थी। एक हमने आगे ये भी बात करी थी इनके बारे आगे कि अपने जोधपुर के जो शासक थे, क्या नाम था जोधपुर शासक? हनुमंत सिंह जी। वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। एक जो डूंगरपुर के जो महारावल थे वो भी अपना अलग ही एक बागड़ संघ बनाना चाहते थे। ठीक है। एक हमने ये बात की थी कि अपने जो कोटा के शासक भीम सिंह जी थे वो एक हाड़ौती संघ बूंदी और झालावाड़ को मिला के हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह मालवा और गुजरात की कुछ रियासतों को मिला करके एक राजस्थान यूनियन बनाना चाहते थे। लेकिन राजस्थान यूनियन बनाने में जयपुर, जोधपुर और बीकानेर जो ये बड़ी रियासतें थी, इन्होंने भूपाल सिंह जी का साथ नहीं दिया, इसलिए राजस्थान यूनियन नहीं बन पाई। तो इस प्रकार से बहुत ही सूझबूझ तरीके से और अपना ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक सबसे बड़ा कार्य था वो कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नेतृत्व में एक जो एकीकरण का कार्य हुआ था वो कार्य पूरा होता है। तो दोस्तों ये हमने बात करी है राजस्थान के एकीकरण के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।